नमस्कार। स्वागत है आपका पटना यूनिवर्सिटी लाइव के इस लाइव सेशन में। पटना यूनिवर्सिटी लाइव लगातार आप तक विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी और सूचनाएं पहुंचा रहा है। पर अब वक्त आ चुका है संवाद का, और इसी संवाद के लिए संडे संवाद के रूप में एक नई सीरीज की शुरुआत आज से की जा रही है, जिसमें बात करेंगे छात्रों से, और अब होगी छात्रों के मन की बात। तो जुड़िए अब से हर रविवार शाम 7 बजे, और चलिए शुरू करते हैं संडे संवाद का ये पहला अंक। आज हमारे साथ हैं पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद देश के विभिन्न विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे कुछ छात्र। साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय के भी कुछ छात्र को हमने आमंत्रित किया था, पर कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो अब तक नहीं पहुंच पाए। खैर, द शो मस्ट गो ऑन, और उसी कारण हम लोग इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। और पहले बातें होगी, इनसे पहले इनसे आपको परिचय करा दे। हमारे साथ हैं प्रतिमेश कर्ण। प्रतिमेश जी बीएन कॉलेज के कल्चरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, और वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतिमेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ हैं अंबुज पटेल। अंबुज पटेल पटना लॉ कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद फिलहाल सेंट्रल विश्वविद्यालय रांची से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अंबुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ हैं मनोरंजन राजा। मनोरंजन राजा जो कि पटना कॉलेज से अपने स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिलहाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ मनोरंजन राजा पटना कॉलेज के काउंसिल मेंबर भी रहे हैं। मनोरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपको। और हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ने वाले थे, अकील इमाम, पर फिलहाल अभी तक वो नहीं जुड़ पाए हैं। अगर संवाद के बीच में वो आते हैं तो उन्हें भी इस संवाद में जोड़ा जाएगा। और चलिए अब सीधा सवाल जवाब के दौर पर हम लोग चलते हैं। और मेरा पहला सवाल अंबुज पटेल जी आप ही से होगा, क्योंकि आप सेंट्रल विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और पटना विश्वविद्यालय में अक्सर ये बातें उठती रहती है, भले ही सोशल मीडिया पर ही उठे, पीयू टू सीयू। और आप इस समय सेंट्रल विश्वविद्यालय के खुद एक छात्र हैं, तो आप पटना विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई कर चुके हैं, सेंट्रल विश्वविद्यालय को भी देख रहे हैं। क्या अंतर देखते हैं अंबु जी आप दोनों जगह? सबसे पहले धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और जो हमारे पटना यूनिवर्सिटी से में जो छात्र पढ़ाई कर चुके हैं और अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और इस चर्चा में शामिल हुए हैं, उनको भी, उनके प्रति भी आभार। मैं चर्चा की शुरुआत करने से पहले पटना यूनिवर्सिटी के वैसे महान प्रोफेसर, कर्मचारी, छात्र सुरक्षा गार्ड जो इस कोरोना महामारी में कोरोना की लड़ाई में हार चुके हैं, साथ ही साथ इस देश के तमाम वैसे लोग जो इस कोरोना की लड़ाई में हार चुके हैं, मैं उनको पटना यूनिवर्सिटी के इस पेज के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। जो आपका सवाल है कि बार बार यह पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में आवाज उठती है कि पीयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। अगर आप हमसे पूछेंगे और अगर हम कह दें कि हाँ, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं ये हवा में बात होगी। एक उदाहरण आपको देते हैं कि मान लीजिए कि हमको यूपीएससी या बीपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, तो उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले जो है आप ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जो कि मौजूदा दौर में पटना यूनिवर्सिटी उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। सबसे मस्ट है कि पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट और राजभवन तीनों मिलकर के पूरी तरीके से उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे और उसके बाद आवाज उठाए तो यह जायज होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर
हम इस बात को क्यों बार बार कहते हैं कि हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दो? एक सवाल हम आप ही से करते हैं कि आज से 30 साल पहले या आज से 40 साल पहले क्या हमारा पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी था? क्या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था? लेकिन फिर भी एशिया का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिल्कुल क्यों नहीं कहा था। जाता था? जी हाँ, बिल्कुल। तो जब ये सवाल आप खुद से करेंगे तो पता चलेगा कि उस वक्त डिपार्टमेंट में जो है प्रोफेसरों की कमी नहीं थी, उस वक्त कर्मचारियों की कमी नहीं थी, जो मौजूदा दौर में प्रोफेसरों की घोर कमी है, कर्मचारियों की घोर कमी है, और साथ ही साथ उनको तय सीमा पे पेंशन नहीं, उनका वेतन नहीं मिलता है। यह सब मुख्य कारण है। कारण यह भी है कि हम क्यों तुलना करेंगे भाई? ये मौजूदा जो 2009 के पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है, हम उससे तुलना क्यों करेंगे पटना यूनिवर्सिटी का? हम तुलना करेंगे भी तो देश के वैसे जो तमाम पुराने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू, हम उससे करेंगे। हमारा जो न्यू रखा हुआ है वो 100 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। हमको बस उसको मेंटेन करने की जरूरत है, जो मौजूदा सरकारें या मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन इसको मेंटेन नहीं कर पा रही है। आप इस बात को भी समझिए कि हमारे देश के अंदर वैसे अभी बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका, जो कि कई मायनों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अपेक्षा काफी बेहतर है। आप मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हो, प्रोफेसरों की कमी नहीं हो, तो कोई बहुत विशेष जरूरत नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की। जहां तक आपका यह भी सवाल है कि क्या अंतर देखते हैं पटना यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस के बीच में, देखिए कुछ अंतर तो है। कुछ अंतर यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मौजूदा दौर में देश के तमाम राज्यों के लोग जो है वो आते हैं, विदेश से भी स्टूडेंट यहाँ आते हैं, और जो उनका अलग अलग कल्चर है, संस्कृति है, वो हम लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। बहुत कुछ जो जो कहा गया है कि भारत जो है विविधताओं का देश है, और हम लोग एक दूसरे से अपना कल्चर को आदान प्रदान करते हैं। भाषा, अलग अलग भाषा बोलते हुए भी सब लोग एक साथ रहते हैं, और देश के हर एक मुद्दे पे जो है एक हेल्दी डिबेट करते हैं। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा आज के दौर में नहीं देखने को मिल रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में ज्यादातर जो है करीब करीब अपने बिहार के ही स्टूडेंट होते हैं, और बिहार से जो सटे राज्य हैं जैसे झारखंड, यूपी, वहां के स्टूडेंट दिखते हैं। दो तीन और हम भी आएंगे अंतर है, अबू जी, जैसे हम आएंगे आपके पास फिर से, थोड़ा सबसे जी एक एक बार परिचय और बातें हो जाए। तो अब हम मनोरंजन जी आपके पास आना चाहेंगे। मनोरंजन जी, आप देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय को भी आपने पहले देखा है। दोनों जगह के कैंपस में आप क्या अंतर पाते हैं? सर्वप्रथम पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी लाइव पे से जुड़े तमाम साथीगण और इस लाइव डिबेट कार्यक्रम में शामिल भाई प्रतिमेश कर्ण जी, अंबुज पटेल जी को मेरा प्रणाम। और इस पेज के साथ साथ इस लाइव डिबेट कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई अंबुज तिवारी जी और भाई आदित्य को विशेष रूप से धन्यवाद, जो लगातार शिक्षा जगत से, विश्वविद्यालय जगत से और विशेषकर पटना विश्वविद्यालय से जुड़े हर एक अपडेट को लगातार हम सबों के बीच साझा करते रहते हैं। इसके लिए आपको हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। इस पेज के माध्यम से जुड़कर पटना विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करना हमेशा सुखदपूर्ण एहसास दिलाता है। और देखेंगे कि जब से कोविड आई है तब से देश के तमाम विश्वविद्यालय लगभग बंद चल रहे हैं, और इस कोरोना की वजह से देश में बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, और पटना विश्वविद्यालय के भी कई शिक्षक, कर्मचारी, छात्र की जानें भी चली गई है। उन सबों के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, और इस दुख के घड़ी में हम उनके परिवारजनों के साथ हैं। और आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन और विश्वविद्यालयों की चुनौतियां से संबंधित परिचर्चा में जो भाग ले रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारी बातें सिर्फ इस बुनियाद पर टिकी है कि हमारे पास इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं, और इंटरनेट सुविधाओं को इस्तेमाल करने के लिए संबंधित उपकरण यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन जैसे सुविधाएं हमारे पास है या नहीं। और जहां तक आपका प्रश्न है मनोरंजन कि जी, आप क्या, ऑनलाइन, जी जी, ऑनलाइन क्लासेस पर हम लोग आएंगे, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। पर अभी जी मेरा जी जी मैं आपके प्रश्न था प्रश्न पर जी। ही आ रहा था। जी जी मैं आपके प्रश्न पर ही आ रहा था। अगर वर्तमान में देखा जाए तो बीएचयू और पटना यूनिवर्सिटी के बीच
बहुत सारी विभिन्नताएं निकलकर सामने आएगी। लेकिन अगर बारीकी से इतिहास में जाकर हम गौर से देखते हैं तो एक समय ऐसा भी था जब पटना विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक दूसरे के समकक्ष था। आप देखेंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई है, जबकि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई है। बहुत ज्यादा अंतर रहा नहीं है। और पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो पटना कॉलेज आते हैं, पटना कॉलेज का स्थापना 1863 ईस्वी में हुई है और 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना हुई है। और उस समय बीएचयू का कहीं कोई जिक्र भी नहीं था, या यूं कहिए इस प्रकार की जो बीएचयू के संस्थापक है पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न भी से सम्मानित हैं। उनका जन्म 1861 में हुआ था, महज 2 साल के रहे थे। तो इतने सुनहरे इतिहास होने के बावजूद भी पटना विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। और आप देखेंगे कि बीएचयू को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा जब से मिला है, वो लगातार देश के विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ते जा रहा हो, आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा अब तक नहीं मिल पाया। लगातार मांग चल रही थी लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है। और बीएचयू को हाल के ही वर्षों में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है, जबकि पटना विश्वविद्यालय के कई विभाग के छात्र ऐसे भी हैं जो पानी पीने के लिए मोहताज हैं। उनको पीने का पानी नहीं मिल पाता, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। तो ये स्थिति हो गई है अभी के समय में थोड़ा पटना विश्वविद्यालय की, जो दुखदपूर्ण है। वर्तमान में आप देखेंगे कि बीएचयू में लगभग 100 से ज्यादा 140 के करीब विभाग संचालित है और 300 से ज्यादा कोर्सें चल रही है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय में लगभग 50 के करीब विभाग हैं और करीब 100 कोर्सें संचालित हो रही है। और इतना ही विशेष अंतर तो ज्यादा है नहीं। अंतर अगर है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाने के कारण बीएचयू थोड़ा तेज गति से आगे की ओर बढ़ गया है और नेताओं के गलत रवैयों की वजह से पटना विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया है। अगर पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाता है तो निश्चित तौर पर पटना विश्वविद्यालय भी एक दिन आगे बढ़ेगा और टॉप 5 में आएगा एनआईआरएफ के रैंकिंग में। तो आपका कहना है मनोरंजन जी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सुविधाओं के मामले में पटना विश्वविद्यालय से ज्यादा लैस है, जबकि पटना विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। जी जी जी, आप देखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। आप फैकल्टी की तो बात छोड़ दीजिए, आप देखेंगे बहुत सारे विभाग ऐसे हैं पटना यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मात्र एक दो प्रोफेसर के सहारे डिपार्टमेंट चल रहा है, जबकि बीएचयू में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ पर एक एक सब्जेक्ट के लिए 20-20 प्रोफेसर हैं और वो शिक्षा प्रदान करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। थोड़ा पटना विश्वविद्यालय इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया। फिर भी उच्च शिक्षक ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं पटना विश्वविद्यालय के भी छात्रों को। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार के गलत रवैये की वजह से ही ऐसा हुआ है। जी मनोरंजन जी, हम फिर से आते हैं आपके पास। फिलहाल हम चलते हैं प्रतिमेश कर्ण के पास। प्रतिमेश जो कि बीएन कॉलेज के कल्चरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। प्रतिमेश, दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कट ऑफ बहुत ही हाई होता है। ऐसे में जब आपको एडमिशन कराने की इच्छा हुई दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो कितना आसान था, कितना मुश्किल? और अपने नामांकन प्रक्रिया की अगर कुछ अनुभव को साझा करना चाहे तो प्लीज। सबसे पहले तो मैं पटना विश्वविद्यालय लाइव टीम को, भाई अंबुज और आदित्य को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में, इस परिचर्चा में भाग लेने का मौका दिया। साथ ही साथ में अंबुज पटेल भाई और मनोरंजन भाई हैं हमारे साथ, उनका भी काफी आभार है कि वो आज हमारे साथ ये चर्चा को शामिल है हमारे साथ इस चर्चा में। साथ ही साथ जो इस अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है उसमें हमने कई सारे अपने पटना यूनिवर्सिटी के बहुमूल्य रत्नों को, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, स्टूडेंट्स हो, उनको खो दिया, पटना यूनिवर्सिटी में भी और हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी। तो सबसे पहले मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने भी इस पैंडेमिक के कारण, इस वुहान वायरस के कारण जो है सो अपनी जान गंवा दी, या कहें या शहादत दे दी, या जो कहें, लेकिन बड़ा ही एक कठिन समय है पूरे विश्व के लिए और हमारा भारत इससे अछूता नहीं रहा।
और इस वुहान वायरस के कारण कहीं ना कहीं भारत की शिक्षण व्यवस्था पे एक कड़ी चोट की गई है। साथ ही साथ पूरी भारत में जितनी भी हम विश्वविद्यालय की बात करें, चाहे वो उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम, हमारे पास बहुत सारी विश्वविद्यालय हैं, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों के अंदर जो लूप होल था, चाहे कुछ भी हो, वो इस कोरोना काल में, इस वुहान वायरस के काल में जो है सो वो उभर के सामने आया है कि वहां पे कितनी टेक्निकलिटी है। और अगर बात हम करें कि आप दिल्ली अपने विश्वविद्यालय जी और अभी पटना जी दिल्ली आप अपने विश्वविद्यालय और पटना नामांकन विश्वविद्यालय के में सफर के बारे में अपना अनुभव साझा करें, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय काफी हाई कट ऑफ के लिए जाना जाता है। ऐसे में अगर कोई पटना जी, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र विश्वविद्यालय काफ़ी हाई दिल्ली कट ऑफ के लिए विश्वविद्यालय जाना में जाता है। नामांकन कराना, जी 2 प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय फॉलो करती है पीजी में नामांकन के लिए। एक आपका मेरिट बेसिस, दूसरा एंट्रेंस टेस्ट बेसिस पे। तो मेरा एडमिशन अच्छा एंट्रेंस टेस्ट की बेसिस पे हुआ था, क्योंकि हमारे पटना यूनिवर्सिटी में जो मार्क्स हमें दिए जाते हैं, या कहें कि जो हमारे टॉपर्स के भी होते हैं, तो मोस्टली हमारे कई सारे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मेरिट बेसिस पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए है कि अगर आप मेधावी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे जो है सो दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करा सकते हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस साझा करूं, तो मेरा जब फाइनल एग्जाम ग्रेजुएशन का खत्म हुआ था, उसके बाद जो जी मुझे समय मिला था, उस समय में मैंने 15 से 20 दिनों में जमकर तैयारी की थी अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और मैंने फर्स्ट लिस्ट में ही क्लियर करा था। तो साथ ही चाहेंगे कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सीरियस होकर आपको लगना पड़ेगा, तब आप भी एंट्रेंस टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा एक हवा हमने क्रिएट करके रखा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत आसान है, आप इजी वे में जा सकते हैं। और हर साल हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के काफी साथी वहां आते हैं। और 2 चीजें मैं एक अनुभव साझा करना चाहूंगा कि हमारे जी यहाँ जी हम जरूर। कोशिश नहीं कर रहे कि अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाए। मैं अभी जब पटना विश्वविद्यालय से दिल्ली विश्वविद्यालय गया, मैं वहां पे, मुझे पटना विश्वविद्यालय से ज्यादा मेरे साथी आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस तरीके की फैसिलिटी मिली है, वहां के स्टूडेंट्स ने रुचि दिखाया है, जिसके कारण और वो आज आगे बढ़ करके दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों में जा रहे हैं। तो हमें जो है पटना विश्वविद्यालय के अंदर ही हायर एजुकेशन के लिए कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए सोचना पड़ेगा। जी प्रतिमेश, हम आदित्य के पास जाना चाहेंगे। आदित्य, क्या आवाज आ रही है? हमारे आज के को होस्ट आदित्य, जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम से लगातार जूझ रहे हैं। आदित्य, हम अभी आपको नहीं सुन पा रहे क्या हैं। क्या जी आप मुझे जी सुन पा आदित्य, रहे हैं? हेलो। आपकी जी जी आदित्य, अ, हमारे आज अच्छा। के को होस्ट आदित्य, आप फाइनली आप नेटवर्क में हैं, और अगर आप सवाल पूछना चाहे हमारे आज के मेहमानों से। जी बिल्कुल। ये जो महामारी है कोरोना, इसमें सबसे पहले सवाल उठता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस, किसी के लिए ऑनलाइन क्लासेस वरदान साबित हुआ है, तो किसी के लिए काफी कठिन काम। हम जान चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में तो इसकी हालात काफी खस्ता है, क्या बाकी यूनिवर्सिटी में भी यही हाल है? तो हम अंबुज पटेल जी से जानना चाहते हैं कि वो बताएं उनके यूनिवर्सिटी में क्या कैसा है ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जी क्लासेस हम कैसे इसमें चल रही है कुछ वहाँ पे? ऐड कर दें। जी हम कुछ इसमें ऐड कर बिल्कुल। दें, जैसा कि पटना विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर बस खाना पूर्ति की जा रही है। इसके लिए कुछ हद तक बच्चे भी जिम्मेदार हैं और कुछ हद तक शिक्षक भी। खैर, इस पर बात नहीं करेंगे। पर और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेज की क्या स्थिति है, इस पर हम चाहेंगे कि आप तीनों लोग एक एक कर अपना विचार रखें। सबसे पहले अंबुज पटेल, आप ही से शुरुआत करते हैं। अगर हम आपके सवाल का सीधे सीधे जवाब दें तो हाँ, जी सीधे ऑनलाइन जवाब ही दे, क्योंकि ये या संडे संवाद है और ऑनलाइन इसमें सीधा छात्रों की बात होगी। जी, अगर सीधे सीधे बात करें तो सच में ऑनलाइन क्लास कराने में सक्षम है, लेकिन वो ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट हैं, जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, सिर्फ उन्हीं तक सीमित है। अगर हमारे यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है कि सिर्फ पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट रहते हैं। हमारा जो खुद का फोर्थ सेमेस्टर था, या जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, उनका जो फोर्थ सेमेस्टर है, वो टोटल फील्ड बेस्ड रिसर्च होता है, जो इस कोरोना महामारी के कारण हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को खो दिए। साथ ही जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उनके साथ भी इसी तरीके का जो है दिक्कत हुआ है। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट थे, उनके साथ खासतौर पे दिक्कत हुआ है। कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनलाइन सिलेबस करने, ऑनलाइन पढ़ा करके सिलेबस पूरा करने के नाम पे खाना पूर्ति हुआ है, ना कोई लैब रिसर्च हुआ है, ना कोई फील्ड रिसर्च हुआ है। और आप भी जानते हैं कि हायर एजुकेशन
का मतलब सिर्फ कंपटीशन का, एकेडमिक कंपटीशन का पार्ट नहीं होता है। हायर एजुकेशन का मतलब होता है, यह भी नहीं होता है कि आप सिर्फ सिलेबस को पूरा कर दिए, टाइमली एग्जाम ले लिए। हायर एजुकेशन एक चीज और समझना होगा कि जी जी अगर हम कैंपस में क्यों जाते हैं, ताकि हमारा सोशल इंटरेक्शन हो सके, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ओवरऑल प्रोफेसर के साथ जो इंटरेक्शन होता है, क्लासमेट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, हॉस्टल के साथी, अन्य साथियों के साथ एक एक टॉपिक पे जो तर्क वितर्क होता है, कहीं ना कहीं हम उस अपॉर्चुनिटी को खो बैठे हैं। हमारे गांव में तो एक कहावत होता है कि अंबु जी 1 मिनट आपको रोकना जी चाहेंगे। अगर कम शब्दों में आपकी बातों को कहीं कहा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेज कराने में सक्षम है, पर वो नहीं करा रही है। मतलब छात्रों को कोई फायदा ऑनलाइन क्लासेज का नहीं मिल रहा है, सेंट्रल विश्वविद्यालय में भी। या बिल्कुल, ये इसलिए कह सकते हैं कि जो फील्ड बेस्ड रिसर्च था या जो साइंस के स्टूडेंट थे, उनको आप ऑनलाइन कैसे सब चीज क्लियर कर देंगे, ये हायर एजुकेशन का मतलब नहीं होता है ना। अगर सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, उसमें भी अगर जो यूजी फील्ड के स्टूडेंट एक्टिविटी हैं, है, 1 मिनट, जो फील्ड एक्टिविटी है उसको 1 मिनट के लिए नहीं कंप्लीट किया जा सकता है, पर जो क्लास स्टडी है उसको तो ऑनलाइन क्लासेज के जरिए पूरा किया जा सकता है। या वो उसको पूरी तरीके से सेंट्रल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में पूरा कर फुलफिल रही हुआ है। है। जी, वो अच्छा, पूरा उस हो चीज रहा है। जी ओके। यही जाना था। और अब हम लोग मनोरंजन जी के पास आएंगे। मनोरंजन जी, बीएचयू में आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, ऑनलाइन क्लासेज की स्थिति पर अपना विचार रखें। देखिए, अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन संबंधित बात करते हैं तो पिछले वर्ष जनसत्ता में एक आर्टिकल छपी थी, उसके मुताबिक पूरे देश के 24% घरों में ही इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध है। माने 24% घर है, वहाँ गांव है, वहाँ जगह है, वहां तक ही इंटरनेट सुविधाएं पहुंच सकती है। और उसमें 42% क्षेत्र ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, और गांवों की बात करें तो मात्र 15% ऐसे गांव हैं जहां इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। और अगर लैपटॉप और कंप्यूटर संबंधित से बात करें तो मात्र 11% घरों में ही अपने कंप्यूटर और लैपटॉप है। तो इस आंकड़े को देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 1 वर्ष में हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन कितना सफल रहा होगा। लेकिन अगर हम बीएचयू की वस्तु स्थिति पर बात करें तो जिस वक्त कोरोना महामारी आई थी, उस समय मैं सेकेंड सेमेस्टर का छात्र था। शुरुआत के दिनों में तो कुछ चर्चाएं ही नहीं हुई पढ़ाई को लेकर, लेकिन जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो फिर यूजीसी का गाइडलाइन आया, उसके अनुरूप ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए। क्योंकि हम लोग पहले से व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे सभी छात्रों के साथ और प्रोफेसर के साथ, इसलिए सूचनाएं साझा करने में प्रशासन को, यानी डिपार्टमेंट के प्रशासनिक व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़ा और हम लोगों तक लगातार सूचनाएं पहुंच गई और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। लेकिन संशय तो वहां उत्पन्न हुआ कि एग्जाम कैसे आयोजित किया जाए। और हम लोग की कोर्स की बात करें सेकेंड सेमेस्टर में, चूंकि उस समय कोविड का भय ज्यादा था, तो 60 से 70% के बीच कोर्स भी पूरा करवाया गया। और एग्जाम 60 जो से है 70% के बीच कोर्स ऑनलाइन क्लासेज के जरिए पूरा करवाया गया। जी जी जी, बाकी 30% कोर्स पूरा नहीं हो सका, बाकी रह गया। अच्छा। और जहाँ तक जी, और फिर एग्जाम जो हुआ वो यूजीसी का जो गाइडलाइन आया था उसके अनुरूप 50% अंक फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पर और 50% अंक असाइनमेंट वर्क जो हुआ उसके आधार पर हम लोगों का तय किया गया था। और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया इसके अनुरूप। और जब थर्ड सेमेस्टर में आया तो थर्ड सेमेस्टर में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए और थर्ड सेमेस्टर में लगभग 80% कोर्स हम लोग का पूरा करवाया गया ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। जैसे सामान्य दिनों में हम लोगों का क्लास विश्वविद्यालय में 11 से 12, 12 से 1 और 2 से 3, 3 से 4 चलता था, उसी रूटीन को फॉलो करते हुए भी हम लोगों का ऑनलाइन क्लासेस जारी रहा। और समस्या वहां पर आकर खड़ी हुई कि बहुत सारे छात्र जो गांव में रहते थे उनके पास इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो उन लोगों को विशेष रूप से प्रोफेसरों के द्वारा ऑडियो लेक्चर और स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाता था व्हाट्सएप पे, ताकि वो एक स्थान पर जाकर जहां इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध है वहां से जाकर डाउनलोड करे और अपनी
पढ़ाई जारी रखे। और फिर जब एग्जाम की बारी आई थर्ड सेमेस्टर में, तो उस समय 30% अंक असाइनमेंट वर्क के आधार पर और 70% अंक ओबी मोड में हुआ। 70 यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू 70% अंक की परीक्षा हुई। और उसमें हम लोगों को एडमिशन के दौरान ही एक आईडी और पासवर्ड दिया गया था, जिससे हम बीएचयू के पोर्टल पर जाकर अपने संबंधित जो भी था कार्ड, उसके संबंधित फी वगैरह सब देखते थे। उसी में एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया ऑनलाइन ये एग्जाम को लेकर लाइव टेस्ट का। और फिर एग्जाम हम लोगों का वहीं पे क्वेश्चन आता था और उसी में से हम लोग क्वेश्चन डाउनलोड करते थे। और 8 क्वेश्चन दिया जाता था, जिसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता था। जैसे सामान्य दिनों में एग्जाम 3 घंटे का होता था, लेकिन ये अपलोड जो करना था फोटो खींच के मैंने क्वेश्चन लिखने के बाद, इस वजह से हम लोगों को अतिरिक्त 1 घंटा मिला हुआ था कि 3 घंटा में आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए और 1 घंटे में आप अपलोड कर दिए, यानी कि कुल मिलाकर 4 घंटा मिला था। और इस हिसाब से हम लोगों का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम भी हुआ और रिजल्ट भी जारी हुआ। और अभी फोर्थ सेमेस्टर के क्लासेस भी चल रहे हैं और असाइनमेंट वर्क भी मिल चुका है। और मुझे लगता है कि अगले महीने हम लोगों के एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, यानी हम लोगों के सेशन में कोई बाधा नहीं है, सेशन सही समय पर चल रहा है। और यानी कि कोर्स भी जी लगभग जी यानी कि सेकेंड कोरोना सेमेस्टर में के था। कोरोना जी जी अपनी बात कहें। जी, तो हम लोग का कोर्स भी लगभग करा दिया, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन और कुछ जो छात्रों को जो परेशानी आई, जो इंटरनेट सुविधा जिनके पास उपलब्ध नहीं था, उन लोगों को विशेष रूप से प्रोफेसर व्यक्तिगत तौर पर उनको स्टडी मटेरियल सेंड करते थे और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते थे। तो मैं मानता हूँ कि लगभग हमारे डिपार्टमेंट में का जो हाल था, उस हिसाब से लगभग सफल ही कहा जा सकता है। और ऑनलाइन एजुकेशन जो शिक्षा मिलती थी हम लोगों को, वो एक हद तक सफल कहा जा सकता है। यानी कि कोरोना की दूसरी लहर से बीएचयू की पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हुई है, आपका ये कहना है? जी, काफी हद तक बाधित नहीं हुई है, लगभग आप 100% तक मान सकते हैं उनको। जी जी। और अब हम प्रतिमेश के पास चलते हैं। प्रतिमेश, लुटियंस दिल्ली में तो कम से कम नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से अपने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने में सफल रहा है? कह सकते हैं कि काफी हद तक सफल रहा था। पहला लॉकडाउन जो हमारा मार्च 2020 में हुआ था फर्स्ट वेव में, तो जिसके कारण कुछ महीनों ना कह के मैं कहूँ, कुछ हफ्तों का डिले हुआ था। बट मुझे याद है कि हमारा जो है सो थर्ड सेमेस्टर के लिए जो पढ़ाई कंटिन्यूशन में था, वो अप्रैल से जो है सो हमारा ऑनलाइन क्लासेस दोबारा 2020 के अप्रैल में ही शुरू हो गया था। जो बाकी बस थे जो कि ऑफलाइन क्लासेस में कवर नहीं हो पाया था लॉकडाउन के कारण। उसके बाद जो है सो बाकी एग्जाम वाले सीन्स थे, तो हर एक डिपार्टमेंट में था। हाँ, ये कहिए कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन उस लेवल पे नहीं हो सकता था, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के हर कोने से बच्चे होते हैं और कई सारे ऐसे दूर दराज से बच्चे होते हैं जहाँ पे आज भी हमारे देश में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की फैकल्टीज के द्वारा, हमारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये व्यवस्था किया गया था कि हमारे यहाँ गूगल क्लासरूम बनाया गया था हर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं। और उन पे जो है सो स्टडी मटेरियल वगैरह अवेलेबल करवाया गया था कि जो भी स्टूडेंट्स अगर किसी कारण से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो गूगल क्लासरूम से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है सो के अंदर हमें अटेंडेंस के रिगार्डिंग या जो भी हो, तो वो सारा हमारा गूगल क्लासरूम के ऊपर ही जो है सो काम होता था। तो जिसके कारण एक्सेसिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी हो गई। अगर हम बात करें कि नोट्स वगैरह काफी सारा व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर होता है, लेकिन गूगल क्लासरूम का हमारे पास ये बेनिफिट हुआ कि वो जब स्टडी मटेरियल दिया गया था तो वो पर्टिकुलर वहां पे सेव हो गया और आप जब भी चाहो, मान के चलो आपके पास से डिलीट हो गया व्हाट्सएप से या कहीं और से डॉक्यूमेंट, तो आप दोबारा से जाकर के गूगल क्लासरूम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी लगभग सारे सब्जेक्ट्स के हमारे हुए हैं और ऑलमोस्ट 90% के अप्रॉक्स हमारा सिलेबस कवर कर दिया गया है और एग्जाम्स भी टाइमली ले लिया है डीयू ने। अभी फिलहाल कोरोना के कारण जो हमारा फाइनल एग्जाम हर बार होता था डीयू का फोर्थ सेमेस्टर का, वो अप्रैल तक समाप्त हो जाता था। अभी थोड़ा सा कोरोना के कारण डिले हुआ है, बट 8 जुलाई से हमारा फाइनल एग्जाम परसों से स्टार्ट हो रहा है। तो सिलेबस के साथ साथ जो है सो एकेडमिक कैलेंडर को भी मेंटेन करने का कोशिश किया गया है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटीज के हैं, वो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी या फिर आगे के
स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आगे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड के लिए सोचते हैं। तो इन स्टूडेंट्स का ध्यान में रखते हुए कि इनके लिए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है इंडिया की यूनिवर्सिटीज में, उससे तो हमारे बाहर की यूनिवर्सिटीज को, आउट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटीज को उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के लिए कि यहाँ के स्टूडेंट जो यहाँ रहना चाहते हैं, साथ ही जो अदर यूनिवर्सिटी चाहे जेएनयू में वो परस्यू करना चाहें या किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहें या आउट ऑफ इंडिया जाना चाहें, तो इसको मद्देनजर रखते हुए कोशिश किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा कि एकेडमिक कैलेंडर कभी भी डिले ना हो, साथ ही साथ कि जो भी बेस्ट प्रोवाइड हम कर सकें, क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम ऑफलाइन जाके वो बेहतरीन क्वालिटी हासिल कर सके। लेकिन अगर हम, और अब तो तीसरे वेव की बात भी चल रही है जी, अब तो तीसरे वेव की भी बात चल रही है। हाँ, अभी तो एक वेव 2 वेव हम क्रॉस कर चुके हैं और तीसरा वेव आने वाला है। तो इस समय में अगर हम ठप होके बैठ जाएंगे कि अगर एजुकेशन हम ऑनलाइन नहीं जाएंगे, तो हमारे पास फिर हो जाएगा कि एक कहते हैं ना कि एक तलवार में रखे रखे जंग लग जाता है। तो अगर हम उस तलवार को सांचे से नहीं सीखते, अगर हमारे पास वो एक होता है ना जो मशीन, जो हम तलवार को धार लगाते हैं, अगर हमारे पास वो धार नहीं है लगाने के लिए, वो मशीन नहीं है, तो तब तक हम पत्थर से भी तलवार रगड़ सकते हैं। और ये ऑनलाइन क्लासेस उसी पत्थर का काम कर रहा है कि अगर हमारे पास फिजिकल मोड में क्लासरूम्स अवेलेबल नहीं है, वो मशीन अवेलेबल नहीं है तलवार को धार देने के लिए, तो कम से कम ऑनलाइन माध्यम से हम पत्थरों पर तलवार लगा के उसकी धार को मेंटेन करने का कोशिश कर सकते हैं। जी प्रतिमेश, तो जैसा कि हमारे दर्शक आपको देख और सुन भी रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में ही ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। बाकी देश के अन्य विश्वविद्यालयों जैसे डीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू में ऑनलाइन क्लासेज पूरी मुस्तैदी के साथ हो रही है और छात्रों की समस्याओं को देखा जा रहा है। तो ये था विचार इन लोगों का अपने ऑनलाइन क्लासेज, अपने कॉलेज के, अपने विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर। अब हम अपने दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि अगर आप भी कुछ सवाल करना चाहे हमारे आज के मेहमानों से, तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हम यहाँ पर इनसे सवाल पूछेंगे। और फिर से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर के दौर पर। और अंबुज पटेल जी, फिर से हम आपके पास आना चाहेंगे। सेंट्रल विश्वविद्यालय में कोई छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है और आप पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशी भी रहे हैं, छात्र संघ चुनाव को काफी नजदीक से भी देखा है। ऐसे में जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं और किसी भी छात्र संघ को अपने आसपास नहीं पाते हैं, तो इसका एक हद तक क्या लगता है, फायदा है, नुकसान है, या फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? किसी भी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ होना अनिवार्य होता है। ये छात्रों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, आप कह सकते हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि जहां लेबर लोग भी काम करते हैं, उनका भी अपना ट्रेड यूनियन होता है। जाहिर सी बात है कि हमारा राइट है अपना यूनियन बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो सिर्फ राइट दे देने से काम नहीं चलता है, उस राइट को प्राप्त करने का एक रास्ता भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमारा यूनियन ही एक रास्ता हो सकता है जो हमको रिप्रेजेंट करे, हमारी समस्याओं को देख सके। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का होना और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का नहीं होना, ये जो दोनों अनुभव हम प्राप्त किए हैं, तो मेरे ख्याल से पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट यूनियन का होना तो ठीक है, लेकिन उसका बहुत हद तक मिसयूज होता है। मिसयूज कहें तो मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट यूनियन के नाम पे गुंडागर्दी भी होती है। कभी कॉलेज को बंद करवा दिया जाता है, कभी डिपार्टमेंट को बंद करवा दिया जाता है, अन्यथा पूरे यूनिवर्सिटी को बंद करके पठन पाठन के कार्य को रोक दिया जाता है। इतना ही नहीं होता है, बेवजह बिना कोई ठोस वजह के कभी वीसी आवास में ताला लगा दिया जाता है, कभी जो है डीन के रूम में ताला लगा दिया जाता है, कभी प्रॉक्टर के आवास में ताला लगा दिया जाता है। ये सब चीज मिसयूज दिखता है। साथ ही साथ एक और मिसयूज क्या होता है कि पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में जो स्टूडेंट यूनियन के लोग होते हैं या छात्र नेता होते हैं, उनका डायरेक्ट संबंध मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वाले नेताओं के साथ होता है। और इसीलिए हमारा पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कार्रवाई करने से डरती है। कहीं उनको इस बात का डर होता है कि कहीं हम कटघरे में न खड़ा हो जाएं। और अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पे छात्र संघ का न होना, वहां के सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से नहीं होने के कारण, मतलब छात्र संघ का चुनाव नहीं होने के कारण वहां का एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाह होता है, बिल्कुल तानाशाह होता है। हम इस चीज को खुद फील किए हैं। आप वहां के जो छात्र होते हैं अंबुज भाई, वो पूरा का पूरा डरे सहमे से रहते हैं।
वो अपनी आवाज को प्रखर तरीके से नहीं रख सकते हैं, जो कि उनका ये डेमोक्रेटिक राइट है। वो डरते हैं इस बात से, क्योंकि पूरा का पूरा मार्क्स बैठाने से लेकर के एग्जाम। आपको जी 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे अम्बू जी। अगर विश्वविद्यालय आपकी सारी सुविधाओं को पूरा कर रही है, आपको अच्छे शिक्षक प्रदान कर रही है, आपको ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा प्रदान कर रही है, आपको अच्छा कैंपस दे रही है, अच्छा माहौल दे रही है, तो फिर छात्र संघ की जरूरत क्या है? छात्र संघ की जरूरत कैसे नहीं है? ये हम सबसे पहली तो बात इस बात को समझिए कि यह बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन आता है कि आप किसी भी जगह पे अपना यूनियन बना सकते हैं। हम आपको बता तो दिए कि ऐसा होता ही नहीं है। जब पावर आता है तो उसका मिसयूज होता ही है। वहां के छात्र डरे सहमे से रहते हैं, क्योंकि सारा जो राइट होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में होता है। अगर एक व्यक्ति अपनी आवाज को बोलना भी चाहेगा प्रखर तरीके से, तो उसको डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट वे में दबा दिया जाता है। इस तरीके से मिसयूज होता है वहां छात्र संघ का न होने के कारण। तो आपका कहना है कि एक हद तक, और यही पटना यूनिवर्सिटी में इसका छात्र जी कहे, अपनी बात कहे। नहीं, छात्र संघ का होना भी जरूरी है, छात्र संघ का होना भी जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। किसी भी तरीके का अगर छात्र संघ है तो वहां पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कैंपस में हावी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मुख्य सवाल है, और इसका उदाहरण जो है जेएनयू हुआ करता था। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके का न्यूज टेलीविजन के जरिए जो हम सुन पा रहे हैं, हालांकि हम न्यूज टेलीविजन पे, आज के न्यूज चैनल पे ज्यादा भरोसा करते नहीं, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही है, ये हमको अपने आप में मतलब मेरे दिल पे चोट पहुंचता है कि एक कैंपस तो था जो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव था, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं रहा। हमें इस बात का दुख है। चर्चा तो इस पे भी की जा सकती है कि क्या जेएनयू को एक साजिश के तहत बदनाम किया भी जा रहा है, पर खैर तो हम तो कह तो रहे हैं कि इसीलिए तो हम न्यूज टेलीविजन वाले पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आज के डेट में डेमोक्रेसी का पिलर नहीं है बल्कि किलर के रूप में है। जी क्योंकि विश्वविद्यालय कोई भी हो, पर वहाँ असली काम पढ़ाई लिखाई का ही हो तो ज्यादा अच्छा है। हम मनोरंजन जी आपके पास राजनीति भी होनी चाहिए। अगर समाज हित में पॉलिटिक्स जरूरी है, राजनीति जरूरी है, तो बेशक राजनीति होनी चाहिए, क्यों नहीं होगा। जी अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप, अब हम बाकी मुद्दों पे नहीं आएंगे, जेएनयू प्रकरण पे किस तरीके से जेएनयू को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, आज हम उसकी चर्चा करने नहीं आए। लेकिन देश का एक एक छात्र इस बात को जान रहा है कि रियलिटी क्या है। और एक चीज और बताना चाहेंगे अंबुज तिवारी जी, कि हम जो 2009 के पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू जो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ था, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होने से पहले उसका 10 साल पूरा होना जरूरी होता है। जो कई सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है या झारखंड है, हरियाणा है, तो कुछ कुछ जो है 10 साल पूरा किया है। हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भी इस साल 10 साल पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट ईयर से वहां चुनाव हो सकता था, इसके पहले चुनाव नहीं होता था क्योंकि उस क्राइटेरिया में नहीं था। तो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चुनाव होंगे क्या? यह हो सकता है, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चुनाव करवाया गया है। जी हाँ, अगर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कराया गया है तो निश्चित ही आपके विश्वविद्यालय में हो और आप वहां भी चुनाव में खड़े हो और बेहतरीन जीत हासिल करे। ये हम लोगों की आपके साथ दुआ कहिए या जो कहिए सो है। और अब हम चलते हैं मनोरंजन के पास। मनोरंजन जी, आप यहाँ पटना कॉलेज के काउंसलर भी रहे हैं। काउंसिल मेंबर के तौर पर चुनाव जीतना कितना मुश्किल होता है, पटना विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहे सभी लोग समझते होंगे इस बात को। और वर्तमान में आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी राजनीति जरूर देख रहे होंगे। दोनों जगह के कैंपस की राजनीति में आप क्या अंतर पाते हैं? जी बिल्कुल, मैं पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के बाद से ही सक्रिय राजनीति में आ गया था, छात्र राजनीति में। और जो भी छात्र से जुड़े मुद्दे होते थे या जनहित से जुड़े मुद्दे, उन पर मैं सक्रिय भूमिका निभाता था, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। चाहे कोई भी आंदोलन हो, अगर छात्र से जुड़ा हो तो मैं उसमें सदैव आगे रहता था। चाहे अगर हम आंदोलनों की बात करें पटना विश्वविद्यालय में, तो जब 2017 में विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह और का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पटना विश्वविद्यालय आ रहे थे।
लेकिन उस कार्यक्रम में यूजी के छात्रों को, अंडर ग्रेजुएशन के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया था। उसको लेकर आंदोलन हो रहा था। उस आंदोलन में भी हमने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और हमारे कई साथी को डिटेन, पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया था, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। और चाहे फिर ये संजीत सिंघानिया जो रिसर्च स्कॉलर थे पटना यूनिवर्सिटी के और गोल्ड मेडलिस्ट छात्र रहे हैं पटना विश्वविद्यालय से, पारस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको पारस हॉस्पिटल को बंद कराने के लेकर भी हम लोगों ने पुरजोर आंदोलन किया था और आंदोलन ने उग्र रूप भी धारण कर लिया था। लेकिन कुछ वजहों के कारण, अपरिहार्य कारणों के कारण वो आंदोलन एकदम से थम गया। और क्या वजह थी इसके पीछे वो विश्वविद्यालय के छात्र सभी जानते हैं। हम उन कारणों के पीछे नहीं जाना चाहेंगे कि किस वजह से वो आंदोलन थम गया, जबकि वो उग्र रूप अख्तियार कर लिया था। और जब विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ कॉलेजों और हॉस्टलों और छात्राओं की जो सुरक्षा है उससे संबंधित मुद्दे को भी लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किए हैं, मुखर होकर आवाज उठाए हैं और प्रशासन से लड़े हैं, भिड़े हैं। और जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे तो सोचे थे कि वहां भी मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रहूंगा, परंतु जब फर्स्ट सेमेस्टर में था तो विश्वविद्यालय को जानने में, एक नया विश्वविद्यालय था हमारे लिए, जानने में, समझने में और कोर्स को भी समझने में समय बीत गया। और बनारस जो प्रसिद्ध शहर है हमारे देश का, थोड़ा घूमने में भी समय जाया कर दिए, इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में तो सक्रिय नहीं रह पाए। लेकिन अगर बीएचयू में छात्र राजनीति की बात करें तो बीएचयू में छात्र संघ का चुनाव लगभग 1997 से ही बंद हो गया है। उसके पहले 1997 के पहले वहां लगातार छात्र संघ चुनाव होते रहे हैं, लेकिन 1997 के बाद छात्र संघ चुनाव बंद हो गया। और उसके बाद वहां पर छात्र परिषद गठन किया जाता था। छात्र परिषद में पहले कक्षा प्रतिनिधि चुने जाते थे, फिर विभाग प्रतिनिधि और संकाय प्रतिनिधि चुने जाते थे। और संकाय प्रतिनिधि विश्वविद्यालय स्तर पर महासचिव और 8 सचिव को चुनने का कार्य करते थे। और इन समितियों का अध्यक्ष प्रोफेसर होते थे। और लगभग 2011 के बाद से 2011 में ही अंतिम बार छात्र परिषद का भी गठन हुआ था। और बीएचयू के एक छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे देवव्रत मजूमदार। उनकी इतनी प्रभावशाली थे वो कि उनका जो स्टेटमेंट होता था उसका सीधा प्रसारण बीबीसी द्वारा होता था। तो लेकिन अभी के दिनों में बीएचयू छात्र संघ जो है, छात्र राजनीति जो है, लगभग 2 दशक से मृत प्राय हो गई है, एकदम मृत के समान हो गई है। उतना ज्यादा रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी राजनीति होती है। और जब सेकंड सेमेस्टर में थे तो कुछ एक कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे, लेकिन वृहद तौर पर या यूं कहिए सक्रिय तौर पर उतनी भूमिका नहीं निभा पाए थे। फिर कोरोना काल आ गया और राजनीति क्या, पढ़ाई, यहाँ पे पढ़ाई करने में परेशानी होने लगी, सब कुछ थम सा गया। जी बिल्कुल मनोरंजन, आप पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो पटना विश्वविद्यालय छात्र राजनीति में भी रहे हैं, तो आप भी समझते होंगे कि छात्र राजनीति में एक डर का माहौल है पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में। क्या इसी प्रकार का माहौल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में भी है? देखिए, जिस समय पटना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नामांकन लिए उस समय तो छात्र संघ का चुनाव हो नहीं रहा था, ना अभी लगता है हाल के दिनों में होने वाला है। और हमने एक चीज गौर किया है, विश्वविद्यालय में बहुत सारे छात्रों से मिले तो वहाँ के छात्र ही नहीं चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो। वहाँ के छात्र ही नहीं चाहते हैं ये चीज कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव, क्योंकि जब छात्र संघ चुनाव होता है तो वो सेंट्रल विश्वविद्यालय है, वहाँ पर 75 के करीब हॉस्टल्स हैं और थोड़ा वो गुंडागर्दी और कक्षाएं बाधित होती है। और जो भी छात्र को जो भी समस्या होती है वो समस्या ऐसे ही हल कर दिया जाता है। अगर आपको कोई समस्या, आप उस संबंधित प्रशासन के पास पहुंचे तो आपकी समस्या को तुरंत निष्पादन कर दिया जाता है। उतनी अभी समस्याएं हैं नहीं बीएचयू में, इसी वजह से। और बहुत सारी भ्रांतियां भी है कि बीएचयू के बारे में कि अगर आप राजनीति करेंगे तो आपके साथ ये होगा वो होगा। हालांकि कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत सारे घटनाएं भी हुई है, लेकिन उतना भी डर का माहौल नहीं कहा जा सकता। अगर आप सबके साथ राजनीति करेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय हो, आप मजबूती से छात्र राजनीति कर सकते हैं। लेकिन आप गुंडागर्दी ना करें, ना ही छेड़खानी को बढ़ावा दें, क्योंकि 2017 में कुछ एक संगठन के छात्रों ने छेड़खानी भी किया था, जो अपने संगठन का दबदबा दिखाकर उन्हें अपना दिखाना चाहते थे, जो होता है बाहुबली टाइप का,
दिखाना जी, चाहते और थे। हम विश्वविद्यालय के सभी छात्रों की ये जिम्मेवारी है कि इस तरह की चीजों को अपने विश्वविद्यालय में होने से रोके, क्योंकि आखिरकार विश्वविद्यालय हमारा ही गंदा होता है। जी जी बिल्कुल, विश्वविद्यालय नाम खराब होता है विश्वविद्यालय का। अगर एक बार विश्वविद्यालय नाम खराब हो गया तो जैसे देखिए कि जेएनयू को लगातार बदनाम किया जा रहा है। एक आध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जेएनयू बहुत बढ़िया सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। आप देखेंगे कि ओवरऑल जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज की एनआईआरएफ में, उसमें सेकेंड रैंक मिला हुआ है जेएनयू को। और लेकिन अपवाद की वजह से अभी में देखिएगा कि जेएनयू को लगातार टारगेट करके बदनाम किया जा रहा है। इसी तरह अगर कुछ वैसा अगर प्रकरण कर देते हैं, घटना कर देते हैं आप अपने दबदबा दिखाकर, और विश्वविद्यालय का नाम खराब होता है। जी, प्रतिमेश जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार कमेंट सेक्शन में भी ये सवाल आ रहा है और हमारा भी सेम सवाल है कि थर्ड ईयर के छात्रों की स्थिति पटना विश्वविद्यालय में अभी तक स्पष्ट नहीं है। आगे उनके भविष्य को लेकर अभी कुछ विशेष सूचना, खास सूचना नहीं आई है। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय अपने थर्ड ईयर के छात्रों के लिए क्या व्यवस्था कर रही है? साथ ही साथ अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ पर भी कुछ कहना चाहे तो प्लीज। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय अपने सिलेबस के साथ साथ अपने करिकुलम को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जैसे हमारा पीजी का जो है सो फाइनल सेमेस्टर ऑनलाइन लिया जा रहा है, उसी तरीके से ग्रेजुएशन वालों का भी जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पटना विश्वविद्यालय में ईयर वाइज चलता है, लेकिन वहाँ ग्रेजुएशन भी सेमेस्टर वाइज है। तो जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन एग्जाम्स की व्यवस्था की जा रही है कॉलेजों के द्वारा, ताकि जो है सो आगे चल के उनको बाकी जो निकट भविष्य में उनको आगे अगर पढ़ाई जो परस्यू करनी है उसमें कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, देश के कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं, पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जेएनयू, आंध्रा विश्वविद्यालय, ये सब ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे छात्र एक वाइब्रेंट छात्र होते हैं, जहाँ की छात्र संघ वाइब्रेंट होती है, हमेशा देश की नजर में होती है। अगर हम बात करें, पहले मैं पटना विश्वविद्यालय पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि हम जी ग्लोरियस एक जरूर। इतिहास के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास बहुत अनमोल रत्न हुए, हमारे यहाँ से लालू जी निकले, हमारे यहाँ से सुशील मोदी निकले, हमारे यहाँ से सेंट्रल मिनिस्टर्स निकले, हमारे यहाँ से रविशंकर बाबू निकले हैं, और भी कई अनमोल रत्न, यहाँ तक कि और जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस पटना कॉलेज में पढ़ाई करा था। उसके अलावा कई सारे अन्य बहुमूल्य, दिनकर जैसे अनेक बहुमूल्य रत्नों को देने का काम पटना विश्वविद्यालय ने किया है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हम इतिहास की बात तो करते हैं, लेकिन जो उस इतिहास से निकले हुए छात्र हैं, जो आपका बीच में जो छात्र संघ का चुनाव बंद हो गया था, तो एक कहीं ना कहीं से मैं कहूंगा कि ये पूर्ववर्ती जो ये नेता हैं, उन नेताओं की ये साजिश रही है कि पटना विश्वविद्यालय से छात्र संघ को एक बहुत लंबे अंतराल के लिए, मैं कहूं ऑलमोस्ट 3 दशकों के लिए जो है सो खत्म कर दिया गया था। अब ये और वो पिछले गैप 3 बिहार सालों की से एक्टिव राजनीति में भी दिखता है प्रतिमेश, वो गैप बिहार की राजनीति में भी दिखता है वो कि भी है। नीतीश हाँ कुमार बिल्कुल, वो गैप और बिहार की लालू राजनीति यादव में की साफ के दिखता है, बाद क्योंकि वर्तमान में आपको कोई भी। जी जी कहें। युवाओं की प्रतिनिधित्व आपको नहीं दिखेगी राजनीति में हमारे बिहार की। और ये गैप जो है सो जो ये 3 दशकों से जो ये गैप दिखा है, वो आगे आने वाले लगभग 10 सालों में और दिखेगा, क्योंकि अभी 2018 से जो हमारे छात्र संघ से चुन के नेता आ रहे हैं, या फिर और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स और यूथ पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा परिपक्व होने में समय लगेगा। तो ये चीजें जो ये गैप है उसको फुलफिल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। बहुत बधाई के पात्र है कि अब हम फाइनली पटना विश्वविद्यालय में दोबारा से छात्र संघ को क्रियान्वयन करने में सफल हुए हैं। कोरोना काल ये चल रहा है, वुहान वायरस का काल चल रहा है, वो बीच में हम गैप समझ रहे हैं कि वो अंडरस्टूड की चीज है कि 2019 के बाद इलेक्शन संभव ही नहीं है, क्योंकि जब क्लासेस संभव नहीं है तो इलेक्शन कहां से संभव हो पाएगा। साथ ही जी अगर हम दिल्ली प्रतिमेश। विश्वविद्यालय जी प्रतिमेश, और लगातार कमेंट सेक्शन में एक सवाल भी आ रहा है कि प्रमोशन होगा कि नहीं, प्लीज रिप्लाई। उन्हें बताना चाहेंगे कि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक इसको लेकर कोई सूचना जारी नहीं की है। आप हमारे पेज को लाइक कर ले, पटना यूनिवर्सिटी लाइव यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कर ले, और निश्चित ही अगर कोई भी नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाया ही जाएगा। और अब एक समय को देखते हुए एक आखिरी क्वेश्चन आंसर का दौर हम करेंगे अपने तीनों ही मेहमानों से, पर मैं उससे लास्ट पहले का हम।
10 सेकंड जी आपको लेना चाहूंगा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ पे थोड़ा सा एक प्रकाश डाल दूं मात्र 10 सेकंड जी में, जी कि आप दिल्ली जी कम से विश्वविद्यालय का जो कम इतिहास रहा है वो हमेशा 12 सितंबर का डेट उनका एक समझिए कि एक लेगेसी में फिक्स होके चली गई है कि 12 सितंबर के दिन उनका छात्र संघ चुनाव होता है। वो अभी कोरोना काल में 2019 के बाद नहीं हो पाया है, लेकिन छात्र संघ जो है सो हमेशा से क्रियान्वयन रहा है, और जिसका असर जो है सो वहां पे आपको जो है सो एकेडमिक पे दिखता है, क्योंकि ना तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से हावी होने दिया जा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन की जो शक्ति है उसके कारण छात्र संघ भी बहुत ज्यादा गुंडागर्दी नहीं कर सकती है वहां। तो दोनों का आपस में सामंजस्य के कारण थोड़ा सा बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ी लूप होल सब जगह होती है, वो वहां भी है, लेकिन इसके ऊपर खैर बाद में हम कभी चर्चा कर सकते हैं। जी जी प्रतिमेश, तो एक आखिरी सवाल जवाब का दौर अब हम तीनों गेस्ट से अपने करेंगे और उसके बाद इस संडे संवाद के पहले अंक को समाप्त किया जाएगा। पर उस आखिरी सवाल जवाब के दौर से पहले एक 20 से 25 सेकंड का ब्रेक। तो चलिए अब आखिरी सवाल जवाब का दौर करते हैं, और सवाल तो काफी साधारण सा है कि आप सभी पटना विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र हैं। पटना विश्वविद्यालय के लिए आपके दिल में एक अलग जगह होगी, और ऐसे में जब आप देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं और वहां से अपने विश्वविद्यालय को देखते हैं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए एक ऐसी सलाह क्या देना चाहेंगे जिससे विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार हो? सबसे पहले अंबु जी आप ही से चालू करना चाहेंगे, और प्रतिमेश के होते हुए मनोरंजन जी तक जाते हुए इस संवाद को समाप्त करेंगे। तो अंबु जी। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 75% अटेंडेंस स्ट्रिक्टली लागू होता है, उस चीज को पटना यूनिवर्सिटी में भी फॉलो किया जाए, और उसके साथ ही एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए ताकि किसी भी स्टूडेंट के मन में 0% भी इस बात का इफ बट नहीं हो कि खुद के नॉलेज के बगैर भी कुछ किया जा सकता है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। इसके बाद इसके बाद जो स्टूडेंट पे जो प्रेशर होगा उसको एग्जामिनेशन को लेकर के, उसको कैरियर को लेकर के, वो जो प्रेशर होगा वो काफी पॉजिटिव होगा। अंबुज भाई, इस बात को समझना होगा। और जब बच्चे पढ़ने लगेंगे अपने एग्जाम को लेकर के, तो ये जो बार बार हमारे कैंपस में ये जो सूचना मिलता है कि आज यहाँ बम चल गया है, आज इस कैंपस में गोली चल गया है, तो हॉकी विकेट चला है, तो आज स्पेशल फोर्सेज जो है पटना कॉलेज में आने का काम किया है, ये सारा सूचना आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा अगर इस चीज को सुधार कर दिया जाए तो। अच्छा नहीं लगता भाई कि कॉलेज कैंपस को आप थाना बना दें, पुलिस बल के रूप में आप तबलीग कर दें। इसके साथ ही एक चीज और कहेंगे कि हाँ, एक चीज ये इस बात को भी समझना होगा कि जब हम पूरी तरीके से रूल रेगुलेशन को लेकर के सख्त हो जाएंगे, तो हो सकता है कि 3 साल का जो हमारा ग्रेजुएशन होगा, वो उसमें जो है अधिकतर बच्चे किसी पेपर में क्रॉस लग जाएगा, फेल हो सकते हैं। वो 3 साल के जगह 4 साल पे जो है वहां से डिग्री प्राप्त करेंगे। लेकिन जब वहां से डिग्री प्राप्त करेंगे और पटना यूनिवर्सिटी अपने क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता नहीं करेगा, तो उसके बाद जो हमारा जो स्टूडेंट होगा वो मक्खन की तरह होगा, और हर सेक्टर में, जिस सेक्टर में भी वो जाना चाहेंगे, उस एग्जाम को सफल होने में बहुत हद तक कामयाब होंगे, और फिर से हम उस गौरवान्वित जो हमारा इतिहास रहा है उसको कहीं ना कहीं दोहराने का कोशिश करेंगे। इसके साथ एक और बात बताना चाहेंगे कि जो हमारे हॉस्टल में जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है ना, उस हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में जो प्रेस अलॉटमेंट है, वो सिर्फ कागज पे नहीं रहे, बल्कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जाकर के हॉस्टल में जाकर के देखे कि जिस नाम से, जिस स्टूडेंट के नाम से हॉस्टल अलॉट कराया गया है, क्या वही स्टूडेंट उस हॉस्टल, उस रूम में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, इस बात का औचक निरीक्षण करते रहे।
और हमको लगता है कि जिस दिन इस प्रक्रिया में सुधार कर लेगा, तो हम खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो अनुभव बता रहे हैं कि एक साथ हॉस्टल में रहने के बाद जो सीनियर और जो जूनियर होते हैं, इतना बढ़िया एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के बहुत सारे हॉस्टल में जो है जेन्युइन छात्र रहते ही नहीं है, अवैध कब्जा करके रहते हैं। अगर इसको भी सुधार किया जाए तो हमारा पटना यूनिवर्सिटी अपने पुराने गौरवान्वित इतिहास को लौटा सकता है। इसके साथ ही इतना ही नहीं कहेंगे अंबुज भाई, थोड़ा रुक जाइए आप इस बात को भी समझिए कि हमारे कैंपस में किस तरीके से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हॉस्टल का अलॉटमेंट किया जाता है। क्या कभी इस बात पे गौर किए हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप माइनॉरिटी के हक को मार लीजिए, आप शेड्यूल कास्ट के हक को मार लीजिए, नहीं, लेकिन एक साथ रखिए, एक हॉस्टल में रखिए, आप बेड की संख्या को बढ़ा दीजिए। हमारा जो मिंटो जैक्सन, नूतन इकबाल हॉस्टल है, उसमें जो माइनॉरिटी का स्टूडेंट है, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, जनरल के हैं, लेकिन अब जो माइनॉरिटी का जो रिजर्वेशन है कि इतना स्टूडेंट रहना चाहिए, आप उसके सीट को बढ़ा दीजिए, पर एक साथ रखिए, अलग अलग मत रखिए। छात्रों को कैंपस से ही बांटने का काम मत शुरू कीजिए। कैंपस के अंदर से एक बेहतरीन विचार उत्पन्न होना चाहिए, न कि किसी जातिवाद या धर्मवाद के मानसिकता जैसी विचार उत्पन्न होना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें आप देख सकते हैं कि हमारे कैंपस में कभी जो है सुप्रिटेंडेंट के नाम से खौफ ही नहीं होता है, कभी औचक निरीक्षण होता ही नहीं है। यही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सुप्रिटेंडेंट क्या चीज होता है। माइनर मिस्टेक के लिए हम लोगों को जो है हम लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई हो जाती है। यही कुछ कुछ बात है। ओवरऑल कहने का मतलब अंबुज भाई, ओवरऑल कहने का मतलब कि पूरी तरीके से पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हर एक रूल रेगुलेशन को लेकर के स्ट्रिक्ट रहे। हमको लगता है बहुत बहुत कुछ ही दिनों के बाद उसका सकारात्मक असर पड़ेगा। जी 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 अंबु जी। और आकिल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकिल जी, जी आदित्य, कहा जाए। ये जो यूनिवर्सिटी हम लोग का लाइव डिबेट चल रहा है, काफी ऐसे बच्चे हैं जो पटना यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, तो थोड़ा नामांकन का भी चर्चा हो जाए। तो इस आकिल खान जी आए हैं। जी जी, आकिल खान जो कि पटना लॉ कॉलेज के छात्र हैं और पटना विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी प्रकार की सूचनाओं और छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए इन्हें इनवाइट किया गया था, पर तकनीकी खराबी के कारण थोड़े लेट से हैं आकिल। पर आकिल, समय बर्बाद किए बिना सीधा आपसे सवाल जवाब पर आते हैं। और पहला सवाल आपसे यही होगा कि विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया को लेकर काफी तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे होगा, वैसे होगा, मार्क्स के आधार पर होगा, एंट्रेंस के आधार पर होगा। ऐसे में जो नए सत्र में नामांकन कराने के इच्छुक छात्र छात्राएं हैं, वो क्या करें? आकिल, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आकिल, आप अपना माइक अनम्यूट कर लो। आपका माइक म्यूट है सर। हाँ, सॉरी। आप सभी मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, हम सब भी आपको सुन पा रहे हैं। शुक्रिया अंबुज जी। सॉरी, एक्चुअली टेक्निकल चीज था, नहीं मैं जुड़ पा रहा हूँ। मैं गांव में हूँ और गांव का नेटवर्क आप समझ सकते हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि एडमिशन के सिलसिले में जो सुविधा है अभी और कोरोना काल में, ये बहुत ही असमंजस की स्थिति है। जो नए छात्र हैं, जो पटना विश्वविद्यालय जो बिहार का बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छा विश्वविद्यालय कहा जाता है, वहाँ सब विद्यार्थी पहली चॉइस होती है। तो वहाँ मैं बता दूं उसके लिए क्या है कि साल की तरह इस साल भी जो एडमिशन होंगे और जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका ऑनलाइन ही होगा, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। और ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको आप किसी भी साइबर कैफे कहीं से नेट से फॉर्म भर सकते हैं। अभी क्या है कि ये जो हमारा पटना यूनिवर्सिटी है उसने इस बार मार्क्स बेसिस पर मेरिट बनाने के लिए निर्णय लिया गया और ये राजभवन में भेजा गया है। जैसे ही ये मंजूरी मिलती है वैसे ही ये संभावना है कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन पोर्टल खोल देगी और ये इस महीना के लास्ट तक या अगले महीना के फर्स्ट सप्ताह तक ये कंफर्म हो जाएगा कि ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो जाएंगे। कुछ कॉलेजेस हैं जैसे पटना विमेंस कॉलेज है जो ऑटोनॉमस कॉलेज है, वहाँ पे अभी एडमिशन शुरू है। 30 जून तक के जो भी इंटरेस्टेड वहाँ फॉर्म भर सकता है और उनका अपना सिलेक्शन का आधार रहता है। जैसे दूसरा पटना लॉ कॉलेज में भी आप फॉर्म भर सकते। जी, पटना लॉ कॉलेज जो चूंकि
विश्वविद्यालय प्रशासन ये लिया कि 3 कोर्स जो है LLB है और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस B.Ed है है। और ये इसका मेरिट के आधार पर ये इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। B.Ed 3 जो कोर्सेज है इसका आपको एंट्रेंस के आधार पर ही वहां पे एडमिशन होगा। बाकी तमाम जितने कोर्स हैं वो आपके मार्क्स के बेस पर मेरिट तैयार किया जाएगा। 12वीं के जो स्टूडेंट है, जो CBSE बोर्ड का जैसे रिजल्ट आने वाला है जुलाई के आसपास आने वाला है, तो वो परेशान ना हो। एक्चुअली विश्वविद्यालय प्रशासन उनको पर्याप्त समय देगा ताकि जो अपेयरिंग है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। भरकर और जब मार्क्स आ जाएगा उसके आधार पर उनकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। एक लंबी एक प्रक्रिया है। पटना वीमेंस कॉलेज की जो बात है तो वहां पे आप अभी फॉर्म भर सकते हैं 30 जून तक। जी अंबु जी। जी धन्यवाद अखिल जी। आप जरा सी एक सवाल हेलो। हाँ आदित्य जी कहे। एक मनोरंजन जी से एक सवाल होगा, क्योंकि जब एंट्रेंस की बात चली रही है तो BHU में एंट्रेंस लेना भी काफी कठिन होता है, तो उसमें भी क्या यही चीज है जो जैसे कि अखिल ने बताया हमें, या फिर उसमें भी कुछ एंट्रेंस के मार्क्स पे कैसे वहाँ एडमिशन हो रहा है, ये बताएं आप। मनोरंजन जी आपका भी माइक शायद म्यूट है, आप अनम्यूट कर ले। आवाज मनोरंजन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो समय को देखते हुए आदित्य हमें इस संडे संवाद को अब खत्म करना है। और जैसा कि हम अपने दौर में चल रहे थे कि सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र पटना विश्वविद्यालय में के बारे में अपनी एक सलाह क्या देना चाहे जिसको विश्वविद्यालय फॉलो करे, तो अंबु जी ने अपनी बात रख दी थी। अब हम प्रतिमेश के पास चलना चाहेंगे। प्रतिमेश, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय को देख रहे हैं। ऐसे में आप पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए क्या सलाह, 1 मिनट आदित्य, ऐसे में आप पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार हो? आदित्य, अब आप कुछ जोड़ना चाहे तो प्लीज। हाँ, मैं ये जोड़ना चाह रहा था। किसी भी विश्वविद्यालय की स्थिति जो है तो उसमें 2 धाराएं हैं, वो दोनों का आपस में सामंजस्य सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना इम्पोर्टेंस एडमिनिस्ट्रेशन का है उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे स्टूडेंट्स का भी है। हमारे स्टूडेंट्स को आज डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस दिशा में अपनी यूनिवर्सिटी को ले जाना चाह रहे हैं। हम बातें तो सभी करते हैं कि पटना विश्वविद्यालय की सुधार आनी चाहिए, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन सच पूछिए तो हम स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा कि पटना विश्वविद्यालय के आज कितने स्टूडेंट्स ने एक्चुअल तरीके से उस स्टेप को उठाया है कि हाँ आज पटना विश्वविद्यालय में हम ये कार्य कर रहे हैं। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। जब हम लोग 2018 की ये बात है, उस टाइम में पटना विश्वविद्यालय की कल्चरल टीम को हमने वापस एक्टिव करा और उसके बाद जो है सो तरंग हो, चाहे फिर वो IIT खड़गपुर का स्प्रिंग फेस्ट हो, काफी सारे चीजों पे, क्योंकि अगर आपका अपने विश्वविद्यालय में डेवलपमेंट करना है तो उसमें सर्वांगीण विकास का बात आता है। हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने अपने एकेडमिक्स को सुधारना होगा। जो हमारे टीचर्स की कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी जो है सो हमें नियमित करना होगा कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप टीचिंग फैकल्टीज के साथ आप एकेडमिक्स मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है सो पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी एकेडमिया का क्राइटेरिया है उसको मेंटेनेंस के लिए जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास। इन दोनों टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ को जो है सो जल्द से जल्द बहाली करना चाहिए। साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, एक छात्र की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसकी पटना विश्वविद्यालय में आज अभाव है और उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। बिना इसके जो है सो इसके साथ ही साथ 2 चीजें और है, कल्चरल और स्पोर्ट्स के ऊपर भी हमारे विश्वविद्यालय को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चरल और स्पोर्ट्स दोनों में हमारे यहाँ पॉलिटिक्स देखी जाती है कि आप टैलेंट के बजाय जो है कई जगहों पे, कल्चरल में तो काफी हद तक ठीक है, आप टैलेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत हद तक जो है सो देखा गया है कि पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग कि आपकी कनेक्शन कितनी है, आप कितना पहुंच के ऊपर जो है सो आपकी टीम में सिलेक्शन होती है, जिसका ये नतीजा है कि हम कभी भी आज तक कभी भी हम बात करते हैं कि पटना विश्वविद्यालय की टीम है, हम बहुत स्टेट लेवल तक की बात करते हैं, लेकिन हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि पटना विश्वविद्यालय की टीम नेशनल लेवल की टीम्स के साथ कम्पीट करे।
पटना विश्वविद्यालय की कल्चरल टीम नेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करे, नेशनल लेवल पे जीत के आए। तो जब तक हम अपने आप को नेशनलाइज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को अपडेट, हमारे स्टूडेंट और हमारा फैकल्टी अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, तब तक हम जो है सो कहीं पे भी खड़े नहीं हो सकते। चाहे हम कितना भी नारा लगा लें कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए, इसमें व्यवस्था लाइए, लेकिन जब तक इन दोनों का अपग्रेडेशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने जाना है। तो बस यही अपील रहेगा पटना विश्वविद्यालय प्रशासन से, आप जल्द से जल्द पटना विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की बहालियां करें। साथ ही इसको अपग्रेड करने का टाइम है। आज टेक्निकल युग है, अगर शायद आज हमारे पास पटना विश्वविद्यालय में टेक्निकल फैसिलिटी और अच्छी स्ट्रांग होती तो शायद पटना विश्वविद्यालय में आज थर्ड जो हमारा 1 साल का ऑलमोस्ट सिलेबस पीछे चल रहा है, 2 एग्जाम हमारे बाकी है पटना विश्वविद्यालय में, जो अभी 4th सेमेस्टर हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज BHU DU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आ चुका है, 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। और हम पटना विश्वविद्यालय में देख रहे हैं कि अभी 3rd सेमेस्टर के एग्जाम के लिए सोचा जा रहा है कि पैंडेमिक थोड़ा कम हो। अगर आज हमारे पास एकेडेमिया स्ट्रांग होती, डिजिटलाइजेशन स्ट्रांग होता, तो शायद आज हम इतने पीछे नहीं रहते। और अगर हम आज पीछे हैं तो इसका कहीं ना कहीं आगे खामियाजा हमारे स्टूडेंट्स को आगे भुगतना पड़ेगा। तो अपग्रेडेशन, डिजिटाइजेशन बहुत अनिवार्य है। जी प्रतिमेश, आपकी सभी सलाहों को हमने अच्छे से सुना और छात्र भी जो हमारे साथ है वो सुन रहे होंगे। और अब हम कुछ बोलना चाहते हैं सर? ये अखिल हम आएंगे, आखिरी में हम आप ही के पास आएंगे, पर आपसे पहले हम लोग मनोरंजन जी के पास चलते हैं, क्योंकि एक सवालों का दौर चल रहा है, तो बीच में इस तरह सवाल करना सही नहीं होगा। मनोरंजन जी, एक कमेंट सबसे पहले आप ले ले। कमेंट मनीष निगम जी का है। मनीष निगम जी पूछ रहे हैं कि BHU में एंट्रेंस होगा या नहीं, और साथ ही साथ हमारा जो सवाल था उस पर भी आप कंटिन्यू करें, क्योंकि समय की थोड़ी सी किल्लत है। तो आप BHU को देख रहे हैं 2 सालों से और पटना विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं, तो पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को आप अपनी तरफ से एक सलाह क्या देना चाहेंगे जिससे विश्वविद्यालय की स्थिति बेहतर हो? और ये एडमिशन वाला क्वेश्चन, इस दोनों पर अपनी बातें जरा जल्दी रखे तो अच्छा होगा। जी जी जी, BHU में एंट्रेंस होगा और मुझे लगता है कि वो जरूर होगा। BHU में एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप होता है वो उसके स्थापना दिवस BHU का सरस्वती पूजा के दिन यानी कि वसंत पंचमी के दिन हुआ है। और हमेशा कोई उसका डेट फिक्स नहीं है कि 10 जनवरी या 20 जनवरी, वो जिस दिन वसंत पंचमी आती है, साल की शुरुआत होती है और वसंत पंचमी आती है, उसी दिन BHU का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन BHU का एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप करने का शुरुआत कर दिया जाता है वहाँ के प्रशासन द्वारा कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ष कोविड के वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम रुके हुए हैं। UGC नेट का एग्जाम भी जो 2 मई के से स्टार्ट होने वाला था, वो एग्जाम भी रुका हुआ है। JNU का भी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं है, एंट्रेंस के लिए फॉर्म नहीं आया हुआ है, और BHU का भी नहीं आया हुआ है। मुझे लगता है कि BHU में मार्क्स बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा और एंट्रेंस के आधार पे ही होगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन वो फॉर्म आएगा और हम लोगों को धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वहाँ एडमिशन लेने के लिए, वो धैर्य के साथ तैयारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करें और फॉर्म आएगा। और जहाँ तक बात है कि पटना विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए एक सुझाव की, तो लगभग सारी बातें तमाम सदस्यों ने जो लाइव डिबेट में शामिल है रखी हैं। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे मनोरंजन, 1 मिनट, आपकी आवाज कट गई थी। तो आपका कहना है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी करें, BHU में एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा? जी जी बिल्कुल लिया जाएगा, BHU में एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे मार्क्स बेसिस पे होगा। 12th के मार्क्स पे बेसिस पे मुझे नहीं लगता वहाँ पे होगा। एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा, थोड़ा लेट है लेकिन आएगा जरूर, और छात्र तैयारी करें एंट्रेंस का। और विश्वविद्यालय प्रशासन को आप अपनी एक सलाह जो देना चाहें? जी, लगभग करीब सारी सुझाव लाइव डिबेट में शामिल साथियों ने दे दिया है। मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि पटना विश्वविद्यालय में देखेंगे कि सेमिनार का आयोजन बहुत कम किया जाता है। जो सेमिनार में वक्ता आते हैं बाहर से और विषय पर बात रखते हैं, और देखते हैं कि ये बहुत कम होता है। पटना विश्वविद्यालय में सेमिनार नहीं के बराबर होता है। अगर 1-2 सेमिनार का आयोजन होता भी है तो उसमें छात्र अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं, और यूनिवर्सिटी भी महज खाना पूर्ति करती है उस सेमिनार के माध्यम से।
लेकिन मुझे लगता है कि वृहद पैमाने पर सेमिनार का आयोजन करवाया जाए और प्रसिद्ध वक्ताओं को, जो देश में प्रसिद्ध वक्ता, उन सबों को बुलाया जाए और छात्रों में रुचि पैदा किया जाए कि वो सेमिनार से जुड़े और देश विदेश में जो संबंधित जो मुद्दा हैं, जिस विषय पर वो चर्चा कर रहे हैं, उन विषय में जाने। और लगभग सारी बातें इन लोगों ने रख दिया। मुझे लगता है कि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा अगर मिल जाता है तो ऐसे राज्य सरकार खर्च ही नहीं कर रही है जो शिक्षा पर ज्यादा, तो मुझे लगता है कि मूलभूत सुविधाएं हमेशा ऐसे ही हम मांगते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, कभी हम लोगों की मांग के नाम पर एक झुनझुना थमा दिया जाएगा और फिर वो अपनी गहरी नींद में सो जाएंगे। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक बार दर्जा मिल जाता है तो मुझे लगता है कि करीब करीब सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा, क्योंकि उसको लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलने पर केंद्र से फंड मिलता है, जो अपना बजट मिलता है, उससे हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इस तरह जब तक सरकार, यहाँ बिहार सरकार में ध्यान नहीं दे रही है पटना विश्वविद्यालय पर उस तरह से जिस तरह से देना चाहिए, इस वजह से पटना विश्वविद्यालय काफी पिछड़ गया है। और अगर आप पटना विश्वविद्यालय देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में शामिल हो, अगर दौड़ में शामिल होना चाहता है, तो मुझे लगता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को बहुत जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग, पहले अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर लगातार मांग उठा है और आंदोलन वगैरह भी हुए, उपराष्ट्रपति भी आए थे जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शताब्दी वर्ष समारोह था शायद, उस दौरान भी मांग की गई थी, प्रधानमंत्री भी जब आए थे उस दौरान भी मांग की गई थी। और फिर से मुझे लगता है कि ये कोविड खत्म होने के बाद फिर से ये कैंपेन शुरू किया जाए कि PU to CU। एक छात्र संगठन भी है जिन्होंने छात्र संघ चुनाव के दौरान वायदा किया था कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाएंगे, और इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाए थे विश्वविद्यालय में। लेकिन आप देखेंगे कि वो छात्र संघ चुनाव भी उन्होंने जीता, लेकिन ये वायदा पूरा जो था उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का जो मांग था, वो वायदा पूरा आज तक नहीं हो पाया और सिर्फ उन्होंने वोट लेने का काम किया, बहलाकर फुसलाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे के नाम पर। तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, अगर सच की राजनीति होनी चाहिए। और अगर आप कोई चुनाव में वादा करते हैं कि नहीं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाएंगे, तो आप दिलवाइए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, मैं यही कहना चाहूंगा। जी मनोरंजन, काफी अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा और सभी मेहमानों ने अपनी बातों को मजबूती से यहाँ पर रखा है। समय के किल्लत को देखते हुए हमें इस संवाद को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, और आप सभी लोगों ने इस संवाद को, इस संडे संवाद के पहले अंक को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी कमेंट के साथ हम लोग इस संवाद को समाप्त करेंगे। एक कमेंट है देसी चिंग जी का। उनका कहना है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के भी छात्रों को अगले संवाद में शामिल किया जाए। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि बिल्कुल पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ही नहीं, मिथिला विश्वविद्यालय, बिहार अम्बेडकर विश्वविद्यालय और देश और बिहार के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को एक मंच पर लाकर बातचीत करने का एक सिलसिला शुरू करने का हमारे तरफ से ये प्रयास है, और इसे हम लोग जारी रखेंगे। और इस संडे संवाद के पहले अंक को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, सादर प्रणाम।